नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। तो देखिए, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान संपन्न हुआ और अब उसके बाद लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन किला यहाँ पर फतेह करते नजर आएगा। एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। कहीं पर बीजेपी 7 सीटों पर जो है दाव जो है वो कहीं ना कहीं जीतती नजर आ रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी अपने किलों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं और कई एग्जिट पोल में अखिलेश यादव को नुकसान भी हो रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। चर्चा में मेरे साथ पंकज जी जुड़ेंगे और क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले से ही कह रही थी, दावा ठोक रही थी कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर वो जीत दर्ज करेगी। तो वही अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो डैमेज लोकसभा चुनाव के दौरान दिया वो भी बीजेपी को इस बार यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ मोहित और पंकज जी जुड़ेंगे और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे कर लेते हैं। जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने किलों को फतेह करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कई पर अखिलेश यादव को नुकसान भी हो रहा है और बीजेपी 7 सीटों पर जो है जीतती नजर आ रही है। देखिए, ये जो जितने भी अभी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वैसे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल जो है कि रिजल्ट सही साबित कारगर साबित नहीं हुए हैं। तो इसमें जो है सो कई एग्जिट पोल हैं जिसमें कि आपको 6-3, 5-4 और 7-2 का भी हो रहा है। इसमें से जो मैंने जो एक सारे एग्जिट पोल को मैंने जो पढ़ा और सो जो मैंने उसमें किया, उसमें ये लग रहा है जो मैनपुर की करहल सीट पे अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप जो हैं वो जीत सकते हैं। कानपुर की सिसामऊ सीट पे सोलंकी परिवार का जो इरफान सोलंकी की पत्नी चुनावी मैदान में, तो हो सकता है वो अपने सीट को वो बचा लें। 21 साल में उनका जलवा चल सकता है। उसके बाद फिर जो मुरादाबाद की कुंदर की सीट है, समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर यहाँ दौड़ सकती है। उसके बाद से आपको अंबेडकर नगर सीट जो है अम्बेडकर का कटेहरी सीट, वहां से चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और मीरपुर और प्रयागराज फूलपुर सीट पे भी कांटे की टक्कर है। मोहित, आप क्या कहेंगे इन एग्जिट पोलों को लेकर? देखिए, अगर इन ये पूरे एग्जिट पोल जो है कई मामलों में, आज सुबह ही जब हम देख रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका कहना है कि लगभग 5 से 6 सीटों पर वो जीत रहे हैं। उनका दावा 5 से 6 सीटों पर है, लेकिन उनका कहना, शिवपाल सिंह यादव का कहना ये था कि डीएम और एसएसपी इस पूरे मामले को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हो। तो उन्होंने सीधा आरोप प्रशासन और शासन पर लगाया। जिस तरीके से वीडियोस तमाम सामने आए, कार्रवाइयां की गई, और इवन जब अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की और उसके बाद जो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, कई पुलिसकर्मी भी उसमें सस्पेंड हुए। और खासतौर पर ये तो अगर देखे वही तो आरोप दोनों दलों की तरफ से है, क्योंकि हमने कल जिस तरह देखा तो कई छिटपुट घटनाएं भी सामने आई। कई एक सीट ऐसी भी थी जिसमें कुछ हत्या की खबर का भी जो जानकारी सामने आई थी। हाँ, तो करहल सीट की अगर हम बात करें तो ऐसे में ये तो आरोप है महज। अगर लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव ने कहा है कि जीत उन्हीं की होगी और कहीं ना कहीं उन्होंने 7 से 8 सीट पर जीत का दावा यहाँ पर किया है, आपको क्या लग रहा है, क्या इतना आसान होगा? देखिए, आसान बिल्कुल भी नहीं है, और खासतौर पर जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के माने जाते हैं, ऐसा जहां तक है। क्योंकि बड़ी चीज ये भी है ना कि इन चुनावों से किसी भी तरीके से सरकार के बनने या बिगड़ने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक माइंडसेट रहता है कि सरकार वही रहेगी, तो हम किसकी तरफ जाएं, कहां पर हमको ज्यादा लाभ मिल सकता है, लाभार्थियों योजनाओं का लाभ मिल सकता है, या फिर सरकार की तरफ से हम कितनी अपने क्षेत्र का विकास करवा सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट होता है। तो बड़ी बात यही है। और इसमें अगर हम एग्जिट पोल देखें अगर, तो वहां पर जो 2 सीटें लगभग बहुत मजबूती, जो कि हर एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहा है। एक तो करहल तो है ही, उसके साथ जो सीसामऊ की सीट है वहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अम्बेडकर नगर की जो कटेहरी सीट है, जहां पर 1991-92 से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, लेकिन इन एग्जिट पोल में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि वो टफ फाइट समाजवादी पार्टी को दे सकती है और वहां पर जीत भी सकती है। वहां पर जो सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और इस मामले में अगर देखें तो वहां पर जो समीकरण बैठाया है, जो धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने कटेहरी से चुनावी मैदान में उतारा था, बड़ी बात यह है कि जो कटेहरी की सीट है वहां पर ब्राह्मण और राजपूत जो ठाकुर वोटर हैं, उनमें हमेशा से एक वर्चस्व का वो रहा है कि आखिर जिसे टिकट मिल जाता तो दूसरा खेमा नाराज
नाराज हो जाता था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को टिकट दिया है, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं। तो उनके साथ अब दोनों जातियों का समीकरण और दलितों को साधने की जो कवायद है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की है। चूंकि लालजी वर्मा का जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर देखें तो सामाजिक आंदोलनों में और उनका जो तमाम पार्टियों में रहे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो फिर समाजवादी पार्टी हो, तो इस तरीके से उनका जो मजबूत किला था वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा सकती है। तो क्या आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कटहरी सीट की, अगर जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं अगर एग्जिट पोल के मुताबिक अगर जाए? देखिए, जब तक परिणाम नहीं आ जाता तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर है। और ये देखिए, जब से लोकसभा चुनाव के बाद से ही जब इनका पीडीए का फॉर्मूला जब अखिलेश यादव का चल गया था और बीजेपी का हिंदुत्व का जो दावा था और अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पे वाला सीट भी ये लोग हार गए थे, तो उसके बाद से दोनों पक्षों पे पूरा दबाव था, खास करके बीजेपी पे। बीजेपी में हमें उसके बाद खेमेबाजी भी देखने को मिली, गुटबाजी भी मिली। उसके बाद केंद्रीय आलाकमान ने उसको गंभीरता से लिया, सीएम योगी को फ्री हैंड दिया गया। उसके बाद से पार्टी में जो अंदरूनी कलह था उसको शांत किया गया। उसके बाद से सीएम योगी और पूरा यूपी बीजेपी कुनबा इन 7 सीटों के चुनाव के लिए में लग गई। हम थोड़ा सा, मैं मोहित की बातों से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो मोहित कह रहे थे, जो ये उपचुनाव का जो प्रभाव उतना नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा इस उपचुनाव का जितने भी मतलब अभी जैसे झारखंड का आप चुनाव देख रहे हैं, महाराष्ट्र का है, तो उसमें वो स्थानीय स्तर पे वो स्थानीय स्तर पे होगा, वो स्थानीय स्तर पे होगा। लेकिन ये 7 जो सीटों पे जो यूपी उपचुनाव है, यूपी उपचुनाव का असर केंद्रीय स्तर पे होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक लगा था और अपोजिशन हावी हो गया था, जो आप यूपी को नहीं बचा सके, उस यूपी को नहीं बचा सके जहां आपने राम मंदिर का निर्माण करवाया था, और राम मंदिर का निर्माण करवाया और उद्घाटन चुनाव से पहले आपने करवाया और उसका आपने लाभ लेने की कोशिश की। तो इसके बाद से जो लोकसभा में जो बीजेपी कमजोर, आंकड़े में बीजेपी मजबूत है, सरकार उनकी है, लेकिन जब विपक्ष का वार होता है तो वार को झेलने में इस मुद्दे पे बीजेपी अब खुद को बैकफुट पे पाती थी। तो इस चुनाव को जीत के बीजेपी ना सिर्फ केंद्र का ये केंद्र की राजनीति में जब लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्रवाई होती है उसमें अपना मनोबल बनाना चाहिए, बल्कि 2027 का जो इस उपचुनाव को सेमीफाइनल कहा जाता है, तो उस पे भी इसका खासा असर पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि इसका एक बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ते हुए जाहिर तौर पर नजर आएगा। अब हमने समाजवादी पार्टी की तो बात की है, लेकिन कई एग्जिट पोल में ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 9 की 9 सीटों पर जीत का दावा मोहित कर रही थी, लेकिन अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें कई एग्जिट पोल में ये भी सामने आ रहा है कि 7 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करते नजर आ रही है। तो जैसा कि पंकज जी भी कह रहे हैं कि एक डैमेज जो हुआ था उस डैमेज को कंट्रोल करते हुए जो बीजेपी है एग्जिट पोल के मुताबिक कई जो अभी तस्वीर उलट भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी की ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा इस उपचुनाव के दौरान? बिल्कुल, ये जो अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, अगर वो वास्तव में वही आंकड़े रिजल्ट में भी सामने आते हैं, तो नो डाउट इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो एक मनोबल कम हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, वो उतने ही मजबूत तरीके से फिर से वापस आएगा। बड़ी चीज ये भी है कि राजनीति में जो एक अंतर्द्वंद देखने को मिल गया था और पार्टी के ही नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे थे, अलग अलग लाइंस को ले रहे थे कि कई नेता कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री की लाइन की बजाय हम प्रधानमंत्री की लाइन को ज्यादा फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि एक है तो सेफ है वाले नारे पे और बटेंगे तो कटेंगे, ये दो नारे। कई वोटर्स कहीं ना कहीं जब वोट देकर जा रहे थे तो उनका ये कहना था कि हम तो पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर ही ये वोट डाल रहे हैं। क्षेत्र से जब उनको क्षेत्रीय मुद्दों का तो उन्होंने उस पर कोई जिक्र नहीं किया है। लेकिन पंकज जी, अगर कुंदर की सीट की बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक वहां पर भी साइकिल दौड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये थोड़ा सा ये तो हो सकता, देखिए अभी नहीं आया, ये अभी है, और कुंदूर की सीट इतना आसान नहीं है जो समाजवादी पार्टी के खेमे में इसमें चला जाए। बीजेपी ने काफी मेहनत किया और उस सीट पे लगातार जो बीजेपी के जितने बड़े आला नेता थे, जैसे सीएम योगी की बात करें, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, और जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो सभी लोगों ने, और स्थानीय जो नेता हैं, इनफैक्ट पन्ना प्रमुख तक को बीजेपी ने सक्रिय कर दिया था। अगर कुंदर की सीट से बीजेपी अगर के खाते में नहीं जाती है तो इसका मतलब है जो वहां के जो पन्ना प्रमुख और क्षेत्रीय जो स्तर के नेता थे वो वोटरों को घर से निकालने में कामयाब नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा था कि इस उपचुनाव के दौरान बीजेपी कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की गई, और कई सीटों पर हमने देखा भी, चाहे वो करहल सीट को हम क्यों ना ले लें, और आप ये कह रहे हैं कि करहल सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है जाती थी, लेकिन जो मंशा यहाँ पर बीजेपी की रही वो उसमें कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप दोनों से मेरा सवाल है।
निश्चित रूप से मैं ये वो कहूंगा कि देखिए बीजेपी का जो इस चुनाव को लड़ने का जो तरीका था, जो उनकी रणनीति थी, रणनीति ये थी जो समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट को अनाउंस करे। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस किया। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के कारण बीजेपी को अपना जो है, जो बीजेपी ने पहले, मुझे जो लगता है बीजेपी ने जो पहले जो अपने कैंडिडेट का जो चयन किया था उसमें बीजेपी को फेरबदल भी करना पड़ा लास्ट मोमेंट में। इसलिए हमने देखा जो नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले आपको क्या बोलते हैं सारे कैंडिडेट्स के नाम हमारे सामने आ पाए। उसके बाद बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को उभारा और उसके बाद से जब अपना उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पे पूरा एक है, सेफ है, महिला सुरक्षा, रोजगार, जितने भी स्थानीय मुद्दे और जितने भी मुद्दे हो सकते हैं जिसमें कि डैमेज, जिन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन हावी रहा था, उन मुद्दों को उन्होंने काउंटर किया। उसके बाद से जो अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला था, पीडीए के फॉर्मूले में सेंध लगाते हुए, इसलिए आप देखेंगे जो 9 सीट पे जो 9 प्रत्याशी थे, 9 में से सिर्फ सवर्णों को 2 सीट दिया गया और 7 सीट जो है सो ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स को दिया गया। तो इस तरह से काफी मतलब बीजेपी काफी आक्रामक रूप से, और मुझे लगता है कि इस आक्रामकता में समाजवादी पार्टी थोड़ा सा, अगर 20 अगर बोलें तो 20 बीजेपी थी चुनाव अभियान में और 19 कांग्रेस, ये 19 समाजवादी पार्टी। मोहित, आपका नजरिया क्या कहते हैं? देखिए, ये जो चुनाव प्रचार में जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही गठबंधन, लेकिन एक चीज जो कमी नजर आई विपक्ष में वो था कांग्रेस का सेटबैक लेना। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना कहा कि हम बैकफुट पर आ गए हैं, उन्होंने दोनों सीटों पर लड़ने से अपनी इच्छा नहीं जताई। कहा गया कि भाई दोनों शीर्ष नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव की इस पर बात हो गई, लेकिन बड़ी बात यही थी कि मैसेजिंग जो अखिलेश यादव का पहले 6 सीटों पर नाम अनाउंस कर देना, उसके बाद फिर एक के बाद एक उनका अनाउंस करते चलेगा, वहां पर दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी हैं कांग्रेस, उनको पता भी नहीं था और एक ऐसी स्थिति आ गई कि आपको बस दो ही सीटें, वो 2 सीटें ऐसी थी जिन पर लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं था कांग्रेस के लिए। तो बड़ी बात यही थी गाजियाबाद की सीट हो और दूसरी तमाम जो सीटें थी, तो यहाँ पर समाजवादी खैर जो अलीगढ़ की खैर सीट है, जी हाँ, तो वो एक सीट थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पूर्वांचल में पूरा एक जो मंत्रियों का पूरा एक जो फौज थी वो उतारी गई, खासतौर से मंझवा सीट पर तमाम डिप्टी सीएम से लेकर राज्यसभा सांसद तक, बीजेपी के एमएलसी, विधायक, तमाम लोग मंझवा और फूलपुर में पूरा, क्योंकि ये पूर्वांचल की यही 2 सीटें थी जिन पर उपचुनाव होना था। पश्चिम की अगर हम बात करें, खैर थी यहाँ पर पश्चिम में, खैर के अलावा मीरापुर में चूंकि आरएलडी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, और इस बार समीकरण बदले हुए क्योंकि इस बार आरएलडी जो है बीजेपी के साथ यहाँ पर रही है। लेकिन आखिर में मैं पंकज जी आपसे एक और यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने एग्जिट पोल को लेकर बात की है और जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही है, अगर वो उसमें कामयाब होती है और जो रेशो यहाँ पर सामने आ रहा है 7 से 3 का या 6 से 3 का, अगर ये रेशो ऐसा रहता है तो आने वाले उन चुनावों पर, या फिर कहा जा रहा था कि एक प्री परीक्षा के तौर पर 2027 के इन चुनावों को देखा जा रहा था, तो ऐसे में उतना क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ते हुए? देखिए, इसका दो प्रभाव होगा। इसके देखिए, अगर केंद्र की राजनीति की बात करें तो केंद्र की राजनीति में आपको यूपी के 2 लड़के पे राजनीति हुई, और हमने जो लोकसभा चुनाव के बाद जो हमने देखा जो संसद का सत्र चला, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार एक दूसरे का सपोर्ट करते आए, एग्रेसिव रहे, मतलब हावी ये नहीं लगा, जो मतलब सत्ता पक्ष जो बीजेपी लगातार तीसरी बार चुन के आई है संसद में, तो उसका जिस तरह से स्टैंड होना चाहिए, जो आक्रामकता होना चाहिए, वो हमें नहीं दिखा, क्योंकि उनको ये 2 यूपी के 2 लड़कों ने काउंटर किया। रही बात जो अब हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को जिस तरह से हरियाणा में मुंह की खानी पड़ी, अगर रिजल्ट इनका झारखंड में और महाराष्ट्र में उस तरह का रिजल्ट इनके फेवर में नहीं रहता और यूपी भी ये हार जाते हैं, यूपी भी बीजेपी का अगर कब्जा हो जाता, तो केंद्रीय राजनीति में जो आने वाला आप जो सत्र देखेंगे, उस सत्र में एक तो विपक्षी खेमा में सन्नाटा सा पसरा हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, आपने संसद की बात की, बस मैं एक छोटी लाइन जोड़ना चाहूंगा कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके जस्ट 2 दिन बाद 25 तारीख से संसद, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र फिर शुरू होगा, और झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों के साथ साथ जो बाई इलेक्शन के नतीजे आएंगे, उसके बाद संसद का माहौल भी बदला नजर आएगा। ऐसे और वो में तस्वीर भी देखना रोचक होगा। तस्वीर भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव ऐसी स्थिति में कैसे भाषण देते हैं। बड़ी बात ये भी है कि क्या जिस तरीके से प्रशासन पर जो उन्होंने आरोप लगाए पूरे इन 2 महीनों में, तो संसद में, लोकसभा की स्पीचेस में सुनाई देगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। देखने वाला दिलचस्प ये भी एक होगा, जो पार्लियामेंट का जो कैमरा होता है राज्यसभा और लोकसभा का, इन दोनों फोकस कितना रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, हम जब भी देखते हैं कि जब संसद शुरू होती है, और अब तो चुनाव है और चुनावी नतीजों के बाद जब संसद का सत्र शुरू होगा तो जाहिर तौर पर वहां पर भी दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल
पोल सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने किलों को जो है फतेह करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी अपना डंका बजाते नजर। लेकिन ये तो मात्र एग्जिट पोल है, लेकिन 23 नवंबर का इंतजार अभी करना होगा और उसी के बाद इन उपचुनावों के नतीजों को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी और इसका एक प्रभाव 2017 न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।